जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बिहार दौरा होमवर्क सीरीज 2.0 में दोस्तों जो आपका 29/5/2025 को जो टेस्ट हुआ है, जो कि टेस्ट नंबर दोस्तों आपका 11वां है। इससे पहले दोस्तों टोटल आपको 10 सेट करवा दिया गया है, प्लस में दोस्तों एक टेस्ट जो कि दोस्तों फुल हैंडेड क्वेश्चन का, जो कि फुल लेंथ टेस्ट आप पढ़ सकते हैं। पूर्णतः दोस्तों एग्जाम पर आधारित वो टेस्ट था। यदि आप उस सभी टेस्ट को दोस्तों नहीं लगाए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से आप लोग दोस्तों देख सकते हैं। पीडीएफ के दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सभी चीज़ का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। आज जो हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों करंट अफेयर्स तो प्रतिदिन वीडियो में रहता है। साथ में दोस्तों आज का जो टॉपिक है फिजिक्स से संबंधित दोस्तों ग्रेविटेशन और फ्रैक्शन, और केमिस्ट्री में दो एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे दोस्तों, और एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों सभी क्वेश्चन को रट जाइएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है कि वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन और वृक्षावरण क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि और सबसे ज्यादा कमी क्रमशः कहाँ देखी गई है, बताइए। तो देखिए दोस्तों, वन रिपोर्ट जो कि 2023 में आया था दोस्तों, तो 2023 के अनुसार ही पूछ रहा है कि वृक्षावरण क्षेत्रफल में दोस्तों सर्वाधिक वृद्धि तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में, और सर्वाधिक कमी दोस्तों कहाँ में, तो मध्य प्रदेश में याद रखना है। सर्वाधिक वृद्धि छत्तीसगढ़ में और सर्वाधिक कमी कहेगा तो आपको मध्य प्रदेश में हो जाएगा। राष्ट्रीय वन रिपोर्ट 2023 की बात की जाए, राष्ट्रीय वन रिपोर्ट 2023 ये दोस्तों प्रतिवर्ष 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। प्रतिवर्ष दोस्तों 2 वर्ष पर जारी किया जाता है, और यह भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान पूछेगा कहाँ में है, तो आपका दोस्तों देहरादून में है, याद रखिएगा। यही हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि फर्स्ट वन नीति कब आया था। तो पहला दोस्तों जो वन नीति आया था 1952 में, याद रखना है, जिसमें दोस्तों बोला गया था कि भारत में दोस्तों कुल 33% भाग पर वन चाहिए, 33% वन की बात कही गई थी। फिर दोस्तों संशोधन वन नीति आता है 1988 में, उसमें भी दोस्तों सेम बात बोला जाता है, 33% भाग पर वन रहने के लिए। तो यहाँ से दोस्तों आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, यानी कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वृद्धि देखने के लिए मिला है, और वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कमी देखने के लिए मिला है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात है। देखिए दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन के साथ देखेंगे, तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन दूसरा है दोस्तों कि वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में शीघ्र 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन में कहा है दोस्तों, तो सर्वाधिक मैंग्रोव वन की बात किया जाएगा तो आपको दोस्तों सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, सेकंड स्थान पर दोस्तों गुजरात है, और तीसरा स्थान पर दोस्तों आपका निकोबार है। याद रखना है सर्वाधिक कहाँ, पश्चिम बंगाल, दूसरा गुजरात, और तीसरा आपका अंडमान निकोबार में हो जाएगा। मैंग्रोव वन की बात किया दोस्तों, तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर पाया जाता है, भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर। और मैंग्रोव वन को दोस्तों हानि किससे पहुंचता है, तो समुद्री गधे से, समुद्री गधे से दोस्तों हानि होता है मैंग्रोव वन को। और मैंग्रोव वन दोस्तों आपको सर्वाधिक जैसे समुद्री गधे हैं, समुद्री गधे दोस्तों आप पूछेगा कि सर्वाधिक कहाँ में है, तो गुजरात के तट पर, कच्छ के नाम दोस्तों गुजरात के तट पर, याद रखिएगा। वहीं दोस्तों मैंग्रोव वन के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा एक योजना लाया गया था, उस योजना का नाम है मिष्टी योजना। मिष्टी योजना याद रखना है, मिष्टी योजना, जो कि मैंग्रोव वन को संरक्षण के लिए लाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि 8वां वेतन आयोग की सिफारिश कब से लागू होने की संभावना है। तो यह दोस्तों 1 जनवरी 2026 से, 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। देखिए दोस्तों यही 8वां वेतन आयोग की बात की जाए तो दोस्तों 16 जनवरी 2025 को घोषणा हुआ था, 16 जनवरी 2025 को। फिर दोस्तों 7वां वेतन आयोग की बात की जाए तो दोस्तों 31 दिसंबर 2025 तक यह लागू रहेगा। और दोस्तों जैसे ही 1 जनवरी 2026 होगा तो दोस्तों संभावना है कि 8वां वेतन आपका लागू हो जाएगा। पहला वेतन आयोग की बात किया दोस्तों, तो पहला वेतन आयोग जो था यह 1 जनवरी 1946 को आया था, 1 जनवरी 1946 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान पर कौन सा देश है। तो देखिए दोस्तों वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक पहला, दूसरा और तीसरा, या तीनों स्थान दोस्तों बिल्कुल का खाली है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हाँ, सर्वोच्च स्थान क्या दोस्तों, तो डेनमार्क के प्राप्त हुआ है, जो कि 4था स्थान है। नीदरलैंड का दोस्तों आपका 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, और दोस्तों यूनाइटेड किंगडम का आपको 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये सभी याद रखना है। तो वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में दोस्तों पहला स्थान किसका है, तो किसी का नहीं, दूसरा में भी किसी का नहीं, और तीसरा में भी किसी की नहीं। चौथा में दोस्तों डेनमार्क है, 5वां में नीदरलैंड, और 6ठा में दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। ये दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में जो दोस्तों आपका 10वां स्थान में हो जाएगा भारत का वैश्विक जलवायु में, याद रखना है भारत का स्थान क्या है, तो 10वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन 5 है कि भारत सरकार के द्वारा हाल ही में 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो बताइए दोस्तों कब तक रखा गया है, तो दोस्तों 2030 तक, 2030 तक दोस्तों रखा गया है भारत सरकार के द्वारा कि 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए दोस्तों 2030 तक। वहीं दोस्तों मलेरिया मुक्त की बात की जाए तो भारत के द्वारा 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। टीबी मुक्त दोस्तों 2025 तक लक्ष्य रखा गया है, टीबी मुक्त का भी याद रखना है, टीबी मुक्त 2030 तक। हाँ देखिए दोस्तों भारत सरकार के द्वारा
जो शून्य कार्बन मुक्त है, यानी कि दोस्तों कार्बन मुक्त रखा गया है लक्ष्य आपका 2070 तक, लेकिन वही रेलवे के द्वारा कहेगा कार्बन मुक्त का लक्ष्य कब रखा गया है दोस्तों, तो 2030 तक रेलवे के द्वारा रखा गया है कार्बन मुक्त है। फिर दोस्तों याद रखना है चंद्रयान, दोस्तों चंद्रयान 4 का जो लक्ष्य रखा गया है 2027 तक। फिर दोस्तों ऊर्जा मुक्त का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। गगनयान जो कि दोस्तों पहला मानव युक्त मिशन होगा, इसका लक्ष्य दोस्तों 2026 तक रखा गया है, 2026 तक। अमृत काल का दोस्तों आपका कार्यकाल पूछेगा, तो अमृत काल का दोस्तों होता है 2021 से लेकर 2047, 2021 से 2047 तक। तो ये सभी दोस्तों फैक्ट जो आपको बताए हैं, सभी फैक्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि सन 2025 में कुल कितनी हस्तियों का पद्म पुरस्कार दिया गया है, तो कुल दोस्तों 139 हस्तियों को पुरस्कार दिया गया है सन 2025 में। लेकिन दोस्तों याद रखना है टोटल दोस्तों 120 से अधिक है पद्म पुरस्कार नहीं दिया जाता है, लेकिन इस बार दोस्तों टोटल 139 पद्म पुरस्कार दिया गया है। जिस 139 में दोस्तों आपका 7 गो पद्म विभूषण, 19 गो भूषण और 13 गो दोस्तों पद्मश्री, 13 गो पद्मश्री और पद्म भूषण कहेगा, पद्म भूषण दोस्तों तो 19 और 7 पद्म विभूषण, टोटल 139 को हो जाएगा। जिसमें दोस्तों महिला को इसमें 23 गो दिया गया है, महिला को 23 गो, और जिसमें बिहार से दोस्तों 2 महिला है और टोटल महिला 23 है। मरणोपरांत दोस्तों टोटल इसमें 13 गो, मरणोपरांत व्यक्ति कहेगा तो 13 गो हो जाएगा। और इसमें दोस्तों विदेशी व्यक्ति को टोटल कहेगा दोस्तों तो 10 को मिला है, विदेशी व्यक्ति को 10 को मिला है, ये भी याद रखिएगा। वहीं दोस्तों भारत रत्न की बात की जाए तो भारत रत्न अधिकतम पूछेगा दोस्तों, तो अधिकतम भारत रत्न 3 व्यक्ति को दिया जाता है, लेकिन इस बार दोस्तों भारत रत्नावली अधिकतम 5 व्यक्ति को दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कि सही सुमिलित करना है। पद्म विभूषण प्राप्त करता ओसामू सुजुकी, तो ओसामू सुजुकी का संबंध दोस्तों उद्योगपति से है, उद्योगपति से। फिर वासुदेवन नायर, तो वासुदेवन नायर का संबंध हो जाएगा शिक्षा और साहित्य से, शिक्षा और साहित्य से हो जाएगा, याद रखना है वासुदेवन नायर। फिर दोस्तों लक्ष्मी नारायण, तो लक्ष्मी नारायण दोस्तों आपका कला से संबंधित है, और जगदीश दोहर जो कि दोस्तों सार्वजनिक मामला से संबंधित है, याद रखना है। और ये सभी व्यक्ति दोस्तों पद्म विभूषण प्राप्त करता है, पद्म विभूषण प्राप्त करता है। जो दोस्तों 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया है उसमें दोस्तों 4 यह व्यक्ति है जिनका नाम याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए, बी, ए, डी, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन आपका 8 है कि भारत का पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया था। पहला डिजिटल बजट जो पेश किया गया है 2021 में निर्मला सीतारमण के द्वारा, निर्मला सीतारमण के द्वारा। देखिए दोस्तों बजट का अगर इतिहास की बात की जाए तो भारत सरकार के द्वारा दोस्तों केंद्र का यानी केंद्र की बजट, यानी कि बजट दोस्तों संविधान में कहीं उल्लेख शब्द नहीं है बजट का, लेकिन दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण, केंद्र का वार्षिक वित्तीय विवरण दोस्तों अनुच्छेद 112 में इसकी चर्चा की गई है। बजट दोस्तों पहली बार 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जेम्स विल्सन के द्वारा पहली बार दोस्तों 1860 ईस्वी में। फिर दोस्तों आजादी के बाद पहला जो बजट पेश किया गया था दोस्तों षष्ठमुखम सेठी के द्वारा, आजादी के बाद पहला बजट पेश किया गया था षष्ठमुखम के द्वारा। और गणतंत्र भारत का पहला बजट कहेगा तो जॉन मथाई के द्वारा 1950 में, गणतंत्र भारत का दोस्तों पहला बजट जॉन मथाई के द्वारा 1950 में, याद रखिएगा। फिर दोस्तों यहाँ से याद रखना है कि बजट पेश करने वाला प्रथम महिला कहेगी तो दोस्तों इंदिरा गांधी हो जाएगी, बजट पेश करने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी। यहीं पर दोस्तों कहेगा कि बजट पेश करने वाली प्रथम पूर्णकालिक महिला, पूर्णकालिक महिला तो दोस्तों निर्मला सीतारमण हो जाएगी, निर्मला सीतारमण, याद रखिएगा निर्मला सीतारमण। चलिए यहाँ से नहीं दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि बजट 2025 और आर्थिक सर्वेक्षण 2024 को क्रमशः पेश किया गया था। तो देखिए दोस्तों बजट 2025 को 1 फरवरी को पेश किया गया था, और जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024 है इसको दोस्तों 31 जनवरी को पेश किया गया था, 31 जनवरी को। जिसमें दोस्तों बिहार की बजट की बात की जाए तो बिहार का बजट दोस्तों 3 मार्च 2025 को पेश किया गया था, और बिहार का दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट जो था दोस्तों वो 28 फरवरी को पेश किया गया है, 28 फरवरी को बिहार को, याद रखिएगा। फिर दोस्तों भारत का आर्थिक सर्वेक्षण की बात की जाए तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो भी हम लोग देखें कि दोस्तों 31 जनवरी को पेश किया गया है, और पेश दोस्तों निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया था। लेकिन भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो रिपोर्ट था यह तैयार किसने किया था, तो अनंत नागेश्वरन, अनंत नागेश्वरन, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि बजट 2025 में घोषित धन्य धान योजना के अंतर्गत कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों याद रखना है धन्य धान योजना के अंतर्गत दोस्तों टोटल 100 जिले को, 100 जिला को शामिल किया गया है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखना धन्य धान योजना। वही दोस्तों बजट 2025 की बात की जाए तो इसमें दोस्तों मखाना बोर्ड की स्थापना की बात की गई है। कहाँ में मखाना बोर्ड का, तो दोस्तों मखाना बोर्ड बिहार में, मखाना बोर्ड बिहार में, याद रखना है। यहीं से दोस्तों कुछ अन्य आपको योजना बता रहे हैं जिसको याद रखना है, जिसमें पीएम जनधन योजना, पीएम जनधन योजना दोस्तों जो कि 2014 में शुरू किया गया था, और इसकी घोषणा हुआ था दोस्तों 15 अगस्त 2014 को। और यह दोस्तों याद रखना कि भारत सरकार की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना, याद रखना है।
फिर दोस्तों अन्न श्री योजना का संबंध दोस्तों याद रखना है कि पूर्वोत्तर से है। रैंप योजना का संबंध खदान से है। फिर दोस्तों डिवाइन योजना का संबंध MSME से हो जाएगा। फिर दोस्तों PM स्वनिधि योजना का संबंध दोस्तों याद रखना है, ये आपका लोन राशि से है, जिसका 10,000 से बढ़ाकर दोस्तों 30,000 कर दिया गया है। और यह दोस्तों PM स्वनिधि योजना 2020 में शुरू किया गया था। तो यहाँ से दोस्तों इस क्वेश्चन में इतना ही। बाकी नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं कि बजट 25 के अनुसार भारत सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियां क्रमशः है। तो दोस्तों याद रखना है, खर्चा ज्यादा है दोस्तों लेकिन प्राप्तियां कम है, यानी कि 50.65 लाख करोड़ ये आपका दोस्तों व्यय है और 34.96 लाख करोड़ दोस्तों आपका खर्च है, आधी प्राप्ति है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपका 12 बोला कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए भारत के राष्ट्रपति 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर करते हैं, इनमें से कौन सा पद शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होता है या दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर। 3 सदस्यीय समिति में दोस्तों प्रधानमंत्री रहते हैं और एक प्रधानमंत्री के द्वारा निर्देशित कैबिनेट मंत्री रहते हैं और लोकसभा के विपक्ष के नेता भी शामिल रहते हैं। इसमें से दोस्तों सभी शामिल रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी शामिल रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन 13 है कि हाल ही में महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन का शुभारंभ किसने किया था। यह दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया था, जो कि दोस्तों यूपी के भी वर्तमान में CM के रूप में जाना जाता है, योगी आदित्यनाथ को। इन्होंने दोस्तों महाकुंभ 2025 के लिए जो आकाशवाणी का विशेष चैनल था, जिसमें दोस्तों कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन का शुभारंभ किए थे, याद रखिएगा। यहीं पर दोस्तों महाकुंभ की बात की जाए तो टोटल 4 जगह पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, टोटल 4 जगह पर याद रखना है। और महाकुंभ में दोस्तों जो भगदड़ हुआ था उसकी जांच के लिए हर्ष की अध्यक्षता में दोस्तों कमेटी की गठन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा न्यूक्लियन नहीं है। तो न्यूक्लियन नहीं है दोस्तों तो पॉजिट्रॉन हो जाएगा, पॉजिट्रॉन दोस्तों जो का न्यूक्लियन नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल लॉन्च किया है, तो यह दोस्तों अमित शाह के द्वारा। और अमित शाह के पास दोस्तों 2 मंत्रालय है, सहकारिता मंत्रालय और गृह मंत्रालय, या दोनों मंत्रालय अमित शाह जी के पास है। और भारत पोर्टल दोस्तों अगर अमित शाह नहीं देगा तो यहाँ पर दोस्तों अगर CBI देगा तो CBI भी मार दिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि फरवरी 2025 में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। यह दोस्तों भारत में किया गया है, और भारत में कहाँ, तो कर्नाटक के दोस्तों बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में याद रखना है। और ये दोस्तों कौन सा एयर बेस में, तो ये दोस्तों लाहंगा सैन बेस में दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पर 17 है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परियोजना ई दृष्टि के साथ एक और योजना का शुभारंभ किया था, तो उस योजना का नाम है दोस्तों सशक्त बेटी याद रखना है, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा शुरू किया गया है। और साथ साथ में दोस्तों ई दृष्टि भी शुरू किया गया है, ई दृष्टि भी। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि जनवरी 2025 में कहां पर जेड मोड सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किए हैं। या दोस्तों जम्मू कश्मीर में किए हैं, जम्मू कश्मीर। देखिए दोस्तों जब भी सुरंग की बात की जाए तो एक सुरंग का नाम है, याद रखना है, सेला सुरंग, जो कि दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल को असम से जोड़ता है। वहीं पर दोस्तों यहाँ पे याद रखना है जेड मोड सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर आपका हो गया। फिर दोस्तों अभी ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया दोस्तों, ग्लास ब्रिज कहाँ में, तो कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। फिर दोस्तों हर्बल कॉरिडोर का संबंध दोस्तों याद रखना है उत्तराखंड में, हर्बल कॉरिडोर दोस्तों उत्तराखंड में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपका 19 क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने सुशासन और डिजिटल सशक्तिकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए गूगल क्लाउड से समझौता किया है। तो गूगल क्लाउड से दोस्तों समझौता कौन किया है, तो उत्तर प्रदेश। गूगल क्लाउड से समझौता दोस्तों उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है, याद रखना है, उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 में सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन के अनुकूल दोस्तों हो जाएंगे सैयद अनवर खुर्शीद। ऐसे दोस्तों कई व्यक्ति को शामिल प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से दोस्तों सम्मानित किया गया है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिनका नाम बता रहे हैं दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम याद रखना है जिनको प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है, जैसे सैयद अनवर खुर्शीद हो जाएंगे, फिर दोस्तों अजय राणे हो जाएंगे, डॉक्टर प्रेम कुमार हो जाएंगे, सुधा रानी गुप्ता हो जाएंगे, सरस्वती विद्या निकेतन हो जाएंगे, फिर दोस्तों रवि कुमार एस हो जाएंगे। ये सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा गया है, तो सभी याद रखना है। प्रवासी भारतीय सम्मान दोस्तों जो कि 9 जनवरी को मनाया गया है 2025 वाला दोस्तों कहाँ मनाया गया है, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। और दोस्तों मुख्य अतिथि के तौर पर कौन थे, तो त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है। तब फ्लेमिंगो महोत्सव दोस्तों 2025 आंध्र प्रदेश में,
फ्लेमिंगो दोस्तों आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में दोस्तों कौन सा अभ्यारण्य में, याद रखना है नीलपट्टू अभ्यारण्य में। नीलपट्टू अभ्यारण्य जो कि दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, यहीं पर फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। एक और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है, असम। असम में दोस्तों अम्बुबाची मेला का होता है, अम्बुबाची मेला असम में दोस्तों। फिर असम जो सचिवालय, असम सचिवालय 100% दोस्तों सोलर संचालित सचिवालय है असम का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने घोषणा किया कि उनके लोक प्रशासन संस्था का नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा? क्या दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के द्वारा दोस्तों घोषणा किया गया है कि जो लोक प्रशासन संस्थान का नाम है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। देखिए दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक 1991 दोस्तों, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखने के लिए। 1991 में दोस्तों एलपीजी आया था, जो एलपीजी दोस्तों जो पोर्टल आया था, इसमें दोस्तों उस समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और प्रधानमंत्री दोस्तों, प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे, याद रखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन आपका दोस्तों 23, क्वेश्चन 23 कह रहा है कि हाल ही में जल्लीकट्टू महोत्सव का शुरुआत हुई, इसका संबंध किस राज्य एवं पशु से है? तो देखिए दोस्तों, जल्लीकट्टू महोत्सव आपको तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, और दोस्तों सांड पशु में दोस्तों सांड आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि हाल ही में भारत सरकार राजघाट परिसर में किस भारतीय पूर्व राष्ट्रपति के स्मारक के लिए स्थल निर्धारित करने का फैसला लिया है? तो दोस्तों प्रणब मुखर्जी का, प्रणब मुखर्जी का याद रखना है, प्रणब मुखर्जी का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी राइट हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी का। नेक्स्ट यहाँ देखिए दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम ऑप्शन ए में है। एपीजे अब्दुल कलाम की बात किया दोस्तों, 11वां राष्ट्रपति थे, 11वां राष्ट्रपति। और भारत के दोस्तों पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायण थे, ये भी याद रखें। आप प्रथम राष्ट्रपति रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट बात है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के 11वां अध्यक्ष व अंतरिक्ष विभाग के सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? क्या दोस्तों, वी नारायण के द्वारा। वी नारायण दोस्तों याद रखना है, 11वां इसरो के दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष यही है, वी नारायण। और नेक्स्ट बात है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो देखिए दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है यह पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, पृथ्वी के अक्षांश पर। देखिए दोस्तों, एक आज के बाद कभी नहीं आप भूलाइएगा, तो ध्यान देना इसको दोस्तों, थोड़ा सा इसमें समय तो लगेगा समझाने में, लेकिन थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, कभी भी ऐसा गुरुत्वीय त्वरण यानी छोटी जी का मान आपसे पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ से आपका ये पृथ्वी मान लेते हैं कि पृथ्वी है दोस्तों, ये आपका दोस्तों क्या हो गया? तो ये आपका विषुवत रेखा हो गया, विषुवत रेखा। देखिए दोस्तों, विषुवत रेखा ये हो गया, और ये आपका दोस्तों यहाँ पे केंद्र हो गया, यहाँ पे आपका एक केंद्र हो गया। तो केंद्र पर दोस्तों कभी भी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है दोस्तों? तो शून्य होता है केंद्र पर। दोस्तों विषुवत रेखा पर आपका क्या है, यानी विषुवत रेखा पर, तब विषुवत रेखा पर दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है। जब दोस्तों विषुवत रेखा से ऊपर यानी कि दोस्तों ध्रुव की ओर जाइएगा तब गुरुत्वीय त्वरण का मान दोस्तों बढ़ेगा। किसी तरफ जाइए दोस्तों, यानी ध्रुव की तरफ जाइएगा तो बढ़ेगा, लेकिन दोस्तों ध्रुव से अगर आप विषुवत रेखा की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का दोस्तों मान घटेगा। यहाँ से दोस्तों इतना ही क्वेश्चन बनता है, तो इसको दोस्तों आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 27 कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का दोस्तों मान महत्तम होता है, बताइए किस स्थान पर होता है? तो आपका यहाँ पर दोस्तों अभी बताएं दोस्तों हम कि ध्रुव की ओर अधिकतम होगा। तो देखिए इस ऑप्शन के दोस्तों अंटार्कटिका, अंटार्कटिका दोस्तों आपका हो जाएगा कि अंटार्कटिका के किसी स्थान पर दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव में है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव में स्थित है अंटार्कटिका, और उत्तरी ध्रुव में दोस्तों आर्कटिक है। तो दोनों ऑप्शन होता है, अगर आर्कटिक और अंटार्कटिका रहता तो दोनों हो जाता, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों अंटार्कटिका है, तो अंटार्कटिका आपका राइट हो जाएगा। ये है कि किसी वस्तु का भार है। तो देखिए दोस्तों, किसी वस्तु का जो भार होता है उसके द्रव्यमान के बराबर होता है, किंतु उसे भिन्न भिन्न मात्रक के द्वारा दर्शाया जाता है। नहीं, गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर। दोस्तों याद रखना है, जो किसी वस्तु का जो भार होता है पृथ्वी के द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि जब किसी वस्तु को विषुवतीय रेखा से ध्रुव की ओर लेके जाएंगे, अभी दोस्तों जस्ट बताया है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगा दोस्तों, तो उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भार दोस्तों बढ़ेगा। यहीं पर दोस्तों ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाता तो उसका दोस्तों भार घटता। नेक्स्ट बात है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ध्यान देना है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक है, तो दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाता है दोस्तों, क्वेश्चन आपका 32 है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के लगभग कितना गुना होता है? क्या दोस्तों 1/6 गुना होता है, 1/6 गुना। नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण का नियतांक जी का मान क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, जी का यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या है दोस्तों? तो सभी ग्रह पर समान होता है, सभी ग्रह पर समान, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों कि गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान दोस्तों क्या होता है, तो ये दोस्तों याद रखना है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बढ़ता है। यहाँ पे दोस्तों 34 का ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। 34 क्या रखना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप वेग से ऊपर जा रहा है, तो आदमी का वजन दोस्तों अपरिवर्तित रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित है। नेक्स्ट पाते हैं कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब होगा। तो दोस्तों जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रहा होगा तो दोस्तों मनुष्य का जो प्रत्यक्ष वजन रहेगा वह वास्तविक वजन से कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण होती है। अच्छा, पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होता है। तो न्यूटन से पहले दोस्तों ब्रह्मगुप्त बताया था, न्यूटन से पहले ब्रह्मगुप्त, और ब्रह्मगुप्त से पहले दोस्तों कहेगा दोस्तों तो वराहमिहिर याद रखना है, वराहमिहिर दोस्तों ब्रह्मगुप्त से पहले, लेकिन न्यूटन से पहले क्वेश्चन पूछ रहा है तो ब्रह्मगुप्त आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। तो न्यूनतम कहाँ होगा दोस्तों, अभी बताएं हम कि विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है दोस्तों केंद्र पर, दोस्तों आपका पृथ्वी केंद्र पर 0 होता है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों पर दोस्तों अधिकतम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो कहाँ प्राप्त होता है बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। तो पृथ्वी का दोस्तों पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है पलायन वेग, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूटन साहब ने, न्यूटन साहब के। और न्यूटन साहब के द्वारा दोस्तों गति के समय में समक्ष में 3 नियम दिया गया है। पहला नियम दोस्तों जिसको जड़त्व का नियम कहा जाता है, दूसरा नियम दिया गया जिसमें दोस्तों बल का व्यंजक प्राप्त होता है, और पहला नियम है दोस्तों बल का परिभाषा, और तीसरा में नियम दोस्तों बल का स्थिति प्राप्त होता है, यानी कि बल का विस्थापन कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो यह दोस्तों याद रखना है 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो वह पिंड दोस्तों कब लौटेगा, तो कभी नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी का जो पलायन वेग है वह 11.2 किलोमीटर है, इसलिए दोस्तों वह कभी नहीं लौटेगा। हाँ, क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अच्छा जब देखिए दोस्तों कोई भी अगर यान जाता है तो उसको रिटर्न भी आता है, तो दोस्तों जब 11.2 किलोमीटर से दोस्तों प्रति सेकंड के स्पीड से अधिक से फेंका गया है तो उसको तो आना नहीं चाहिए, लेकिन आता है, तो आने के लिए भी दोस्तों आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का ही स्पीड रहना चाहिए, इससे अधिक ही रहना चाहिए, कम नहीं। तो दोनों का दोस्तों याद रखना है 11.2 किलोमीटर ही होता है। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बल की व्यवस्थित किया जाए तो सही व्यवस्था होगा। तो देखिए दोस्तों इसका 2 आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन क्लियर नहीं करा है कि घटते क्रम में पूछ रहा है कि बढ़ते क्रम में। अगर बढ़ते क्रम में कहेंगे दोस्तों तो आपका देखिए घटते क्रम में तो स्थैतिक, सर्पी, लोटनिक, यानी कि दोस्तों सबसे ज्यादा हो जाएगा स्थैतिक में, फिर दोस्तों सर्पी में हो जाएगा, फिर दोस्तों लोटनिक में हो जाएगा। यही दोस्तों आपको कहता कम से बेसी की ओर, तो लोटनिक, सर्पी, स्थैतिक। आपको दोस्तों बता दिए, उस हिसाब से आप आंसर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है कि एक खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, फर्श के पीछे समाचार पत्र तथा तौलिया पर चलाया जाता है, तो कार पर विभिन्न पृष्ठों के द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम दोस्तों पढ़ा तो सबसे कम हो जाएगा संगमरमर का गीला फर्श, फिर दोस्तों संगमरमर पर सूखा फर्श, फिर दोस्तों समाचार पत्र, और फिर दोस्तों आपका तौलिया, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन है 46 कि घर्षण बल लगता है अपेक्षित गति के किस दिशा में। क्या दोस्तों दिशा के विपरीत दिशा में, दिशा के दोस्तों विपरीत दिशा में लगता है घर्षण बल, याद रखना है। नेक्स्ट है कि यदि अभिलंब का बल दुगना कर दिया जाए तो घर्षण का गुणांक क्या होगा। घर्षण गुणांक दोस्तों समान रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, समान। नेक्स्ट है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों। देखिए दोस्तों सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन इसलिए होता है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, बर्फ में दोस्तों सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया अथवा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया दोस्तों तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, जे थॉमसन के द्वारा। फिर चैडविक के द्वारा बताइए दोस्तों, चैडविक के द्वारा क्या खोज किया गया था। तो इसका ठीक है दोस्तों ईट पर नाच मोर, यानी कि दोस्तों न्यूट्रॉन का खोज किए थे चैडविक के द्वारा। फिर दोस्तों गोल्डस्टीन बताइए, तो गोल्डस्टीन प्रोटॉन की खोज करता है। परमाणु के दोस्तों नाभिक के खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट बात है कि इलेक्ट्रॉन के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन डी, जो डी दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1.6
इंटू 10⁻90 ग्राम होता है, यही दोस्तों आपका गलत है। कैसे गलत है कि देखिए दोस्तों 1.6 इंटू 10⁻19 जो है यह क्या होता है, तो यह दोस्तों आवेश होता है, याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। बाकी सभी कथन सत्य कैसे दोस्तों ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहता है, बिल्कुल सही बात है। विभिन्न तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है, ये भी सही है दोस्तों। और इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका एक ऋण आवेशित कण है, तो ये भी कथन आपका सत्य है। तो यहाँ पर गलत पूछा है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया गया था, तो यह दोस्तों RA मिल्टन के द्वारा। और इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों आवेश कितना होता है, तो अभी देखें हम लोग कि 1.6 इंटू 10⁻19 ग्राम, याद रखना है। यह दोस्तों RA मिल्टन के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। चलिए नेक्स्ट बात है दोस्तों कि कैथोड किरण के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है, असत्य यानी कि दोस्तों गलत है। तो ऑप्शन जो डी का रहा दोस्तों आपका गलत है, क्योंकि विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से यह किरणें विचलित नहीं होता है दोस्तों, यही कथन आपका गलत है, यानी कि 52 का दोस्तों ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बाकी यहाँ से याद रखना है कि कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन नामक छोटे ऋण आवेशित कणों की बनी होती है, और कैथोड किरण में दोस्तों आवेश और द्रव्यमान दोनों ही विद्यमान होता है, और कैथोड जो किरण होता है यह सीधी रेखा में चलता है, यह सही बात दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि निम्न कथन पर विचार करनी है, जिसमें पहला कथन है कि कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, सही बात है। और एनोड अथवा कैनाल किरण, दोस्तों एनोड किरण को ही कैनाल किरण कहते हैं, यह प्रोटॉन की बनी होती है, तो ये भी कथन सही है दोस्तों। तो ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है कि परमाणु की संरचना मॉडल किसने विकसित किया था, तो यह दोस्तों नील्स बोर और रदरफोर्ड के द्वारा। परमाणु की संरचना मॉडल दोस्तों नील्स बोर और रदरफोर्ड के द्वारा किया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से किया था, क्या दोस्तों अल्फा कण से, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों 55 का ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता दोस्तों जे थॉमसन हो जाएंगे। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन गलत है दोस्तों, रदरफोर्ड यहाँ दे रहा है, एक गलत हो जाएगा। गोल्डस्टीन थे यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी दोस्तों याद रखना है, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक हो जाएंगे, पॉजिट्रॉन का एंडरसन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि परमाणु संरचना के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा एक सही नहीं है। पहला कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहता है, सही बात है दोस्तों, और प्रोटॉन की वजह से ही परमाणु का नाभिक दोस्तों आपका क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है, ये भी कथन सही है। फिर परमाणु के सभी मूल कण परमाणु में समान संख्या में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन और धन आवेशित भिन्न प्रोटॉन की संख्या समान होता है। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, जो कि दोस्तों कथन गलत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो दोस्तों हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। और ये दोस्तों बाकी टाइटेरियम है, ड्यूटेरियम, ऐसे भी दोस्तों हाइड्रोजन का समस्थानिक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं उसे रदरफोर्ड ने दोस्तों ऑर्बिट नाम दिया था, बिल्कुल सही बात है, ऑर्बिट। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस वृत्तकार कक्षा में चक्कर लगाता है नील्स बोर ने उसको सेल कहा था, सेल, ये भी कथन सही है। तो दोनों कथन सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होता है दोस्तों, तो धनात्मक नहीं होता, क्योंकि दोस्तों ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो ऋणात्मक, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल से निम्न में कौन सी जानकारी प्राप्त नहीं होता है। तो पहला है कि यह मॉडल यह समझाने में विफल रहा कि परमाणु अस्थायी क्यों है, बिल्कुल सही बात है। कि रदरफोर्ड मॉडल की कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या निश्चित नहीं की गई थी, ये भी कथन सत्य है दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन आपका 62 है कि किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं दोस्तों, तो द्रव्यमान क्षति कहते हैं, द्रव्यमान क्षति याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। पहला कथन है कि विभिन्न तत्वों का द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है, विभिन्न तत्वों का द्रव्यमान संख्या समान हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकता है, किसी तत्व के, एक तत्व का दोस्तों परमाणु द्रव्यमान नहीं भिन्न भिन्न नहीं होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा कि एक ही तत्व का नहीं होगा, अलग अलग तत्व का दोस्तों आपका द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों कि किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। तो रासायनिक व्यवहार दोस्तों निर्भर जो करता है न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, न्यूक्लियस के गिर्द दोस्तों घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। तो समस्थानिक कब कहेंगे दोस्तों, जब उसका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु दोस्तों द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसको समस्थानिक कहेंगे। यही दोस्तों कह रहा है कि देखिए ऑप्शन सी में कि न्यूट्रॉन की संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तो इसको दोस्तों न्यूट्रॉनिक्स कहेंगे, न्यूट्रॉनिक्स।
समस्थानिक में, तो समस्थानिक में दोस्तों समान रासायनिक गुण होता है और भौतिक गुण दोस्तों भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 67 है कि निम्न कथन पर विचार करना है। इसमें पहला कथन है कि समस्थानिक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होता है। समस्थानिक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की, हाँ ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि समभारिक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होता है, ये भी सही है। तो दोनों कथन सत्य हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है बताइए। पहला कथन है, अच्छा देखिए दोस्तों ऑप्शन बी पाइए दोस्तों, कथन गलत आपको लग जाएगा कि समस्थानिक के भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है। नहीं दोस्तों, अभी हम लोग जस्ट देखे हैं कि रासायनिक गुण जो होता है आपका समान और भौतिक गुण भिन्न भिन्न अभी देखे हैं। चलिए नेक्स्ट बात है दोस्तों कि कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग होता है तो कैंसर उपचार के लिए। कोबाल्ट 60 का दोस्तों जो उपचार होता है कैंसर उपचार के लिए। नेक्स्ट है कि चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग होता है, तो दोस्तों यूरेनियम का याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसका पीडीएफ के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कि चलिए दोस्तों क्वेश्चन को हम खत्म करने वाले हैं, क्योंकि 71 पर पहुँच गए। 71 क्वेश्चन का रहा दोस्तों कि रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप। यहाँ पे दोस्तों आपका कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर, ये दोस्तों 71 का कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर है दोस्तों, ठीक है कोबाल्ट 60 का हो जाएगा, कोबाल्ट 60। नेक्स्ट है दोस्तों कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोग में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है दोस्तों तो गामा किरण को उत्सर्जित करता है, गामा किरण को। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्का को स्थिति पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग होता है, तो दोस्तों सोडियम 24 को। अजलन शाह कप का संबंध दोस्तों किस खेल से है, तो अजलन शाह आपका दोस्तों क्रिकेट से हो जाएंगे। अजलन शाह दोस्तों क्रिकेट से हो जाएंगे ना, अजलन शाह नहीं दोस्तों हॉकी से होना चाहिए। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया हॉकी हो जाएगा अजलन शाह। ठीक है दोस्तों, क्रिकेट से आपका कौन कौन सा हो जाएगा, तो विल्सन कप हो जाएगा, एसएस कप हो जाएगा, रणजी कप हो जाएगा और दोस्तों हर्षेस कप हो जाएगा। ये आपका चैंपियंस कप भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात दोस्तों इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद दोस्तों आपका यह वीडियो समाप्त हो जाएगा, यानी कि दोस्तों सेट नंबर जो आपका 11 है आपका समाप्त हो जाएगा। जो फिर नेक्स्ट दोस्तों सेट है आपका, फिर सेट नंबर दोस्तों हम लोग 12 में मिलेंगे। सेट 12 में यहाँ पर दोस्तों सेट 11 है आपका। क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध दोस्तों फुटबॉल से हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से। यहाँ पर दोस्तों सेट आपका 11 समाप्त कर चुके हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।